गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि इस कोविड-19 के दौर में आप सब अपने घर परिवार पर, अपने परिवार के साथ में सब अच्छे होंगे। लास्ट टर्न के ऊपर मैंने आप लोगों से बात की थी, क्रेब साइकिल के बारे में चर्चा कर रहे थे हम, और क्रेब साइकिल की मैंने आप लोगों को हाफ स्टेप्स के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया था। आज मैं क्रेब साइकिल की फिर हाफ स्टेप्स आगे लेकर चल रहा हूँ। उससे पहले मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे चीज़ें हमारे को समझ में आ जाती हैं। हमने बात की थी कि पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था। एसिटाइल कोएंजाइम ए से यहाँ पर मैंने बताया था कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जिसमें 4 कार्बन है और एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसमें कि 2 कार्बन है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर सिट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर यहाँ पर आप लोग बताएंगे सिट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है, और चूंकि यहाँ पर सबसे पहले सिट्रिक एसिड बनता है इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और सिट्रिक एसिड से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर सिस एकोनिटिक एसिड का निर्माण होता है। सिस एकोनिटिक एसिड से मैंने आप लोगों को बताया था आइसोसाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। आइसोसाइट्रिक एसिड से मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का निर्माण होता है। जब आप अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का यहाँ पर जब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग इसका डी कार्बोक्सिलेशन कर दें, साथ में इसके अंदर एक मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए का आकर ऐड होगा और साथ में डी हाइड्रोजिनेशन भी होगा। NAD आयन से आपका NADH+H आयन बनता है। तो यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है इसका डी कार्बोक्सिलेशन होने से यहाँ पर 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये रफली आपको इसलिए रिकॉल किया है क्योंकि लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसके अंदर मैं यहाँ तक आप लोगों को एक एक स्टेप्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आज जो बात करूंगा वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बात करूंगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का यहाँ पर आप लोग बताएंगे यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का ब्रेकडाउन भी होता है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का ब्रेकडाउन करने के लिए यहाँ पर एंजाइम काम आता है थायोकाइनेज। देखिए कोएंजाइम ए के अंदर थायोल ग्रुप होता है, चूंकि यहाँ पर साथ में फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि जीडीपी से जीटीपी का निर्माण होता है। यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो जीडीपी से किसका निर्माण होता है? जीटीपी का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पर क्रेब साइकिल के दौरान ये डायरेक्ट एटीपी बनता है। एक्चुअल में 1 जीटीपी इक्वल टू 1 एटीपी। जीटीपी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सीधा अपना एटीपी बनाता है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का ब्रेकडाउन होने से यहाँ पर मित्रों सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर किसका निर्माण होता है? सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर जो है वो किसका निर्माण होता है? सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि हमारा जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए है और एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर यहाँ पर हमने बात की थी किसकी? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की।
तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या बना आपका सक्सिनिक एसिड बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बना। ये जो सक्सिनिक एसिड जो बना है, ये जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी सक्सिनिक एसिड की बात करूँ तो ये जो सक्सिनिक एसिड है यहाँ पर इस सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा। जब सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो सक्सिनिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं और जिनको रिसीव कौन करता है? FAD आयन। और FAD आयन जो है वो यहाँ पर FADH2 के अंदर परिवर्तित हो जाता है। FAD आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है? FADH2 के अंदर परिवर्तित हो जाता है। FAD का फुल फॉर्म यदि हम लोग बताएं, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। सक्सिनिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं, उनको कौन रिसीव करेगा? FAD आयन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH2 में। तो यहां पर सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। जब भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा हमेशा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आएगा, और चूंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम किस पर काम कर रहा है? सक्सिनिक एसिड पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एंजाइम का नाम होगा SDH, और SDH को हम लोग कहते हैं सक्सिनिक या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनिक एसिड से यहां पर आप लोग बताएंगे किसका निर्माण होगा? फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण होगा। तो सक्सिनिक एसिड से यहां पर फ्यूमेरिक एसिड बनता है। यहां पर सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, और जब भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आता है यहां पर कोफैक्टर के रूप में Mg+2 आयन की आवश्यकता होती है। तो यदि हम लोग यहां पर बात करें तो सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होने से क्या बना? फ्यूमेरिक एसिड बना। FAD आयन जो है वो FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये FADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेगा, जहां पर ये ATP का निर्माण करता है। अब हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पर सक्सिनिक एसिड से आपका क्या बना? फ्यूमेरिक एसिड बना। अब ये जो फ्यूमेरिक एसिड है, इस फ्यूमेरिक एसिड का यहां पर यदि हम लोग देखें तो इस फ्यूमेरिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस होता है। फ्यूमेरिक एसिड टूटता है, और फ्यूमेरिक एसिड को यहां पर तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम काम आएगा फ्यूमेरेज। फ्यूमेरिक एसिड को तोड़ने वाला फ्यूमेरेज, डीएनए को तोड़ने वाला डीएनएज, आरएनए को तोड़ने वाला आरएनएज। उसी तरह से फ्यूमेरिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करने वाला एंजाइम जो है फ्यूमेरेज। और यहाँ पर एक जल का अणु, यहाँ पर जल के अणु का एडिशन होगा, फ्यूमेरिक एसिड टूटेगा, और फ्यूमेरिक एसिड के टूटने से यहाँ पर मित्रों किसका निर्माण होगा? मैलिक एसिड का निर्माण होगा। यानी कि फ्यूमेरिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, मैलिक एसिड बनेगा। यहाँ पर एक बात और याद रखने वाली है कि जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो यहां पर जो एंजाइम जो काम आता है वो एंजाइम कौन सा काम आता है? SDH एंजाइम। मित्रों याद रखिए, ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। एकमात्र क्रेब्स साइकिल का एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये हमें याद रखना है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना, फ्यूमेरिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बना आपका? यहां पर आप लोग बताएंगे मैलिक एसिड बनता है। अब हम लोग देखें यहां पर ये जो मैलिक एसिड है, इस मैलिक एसिड का यहां पर आप लोग बताएंगे फिर डिहाइड्रोजिनेशन होगा। मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा। मैलिक एसिड का जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो एंजाइम काम आता है MDH। तो मित्रों आप लोग सब लोगों ने सुना है MDH के गरम मसाले, तो गरम मसाले तो आप लोगों को खाने नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है MDH का फुल फॉर्म। एक्चुअल में मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, तो यहाँ पर जब भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा एंजाइम काम आएगा डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो किसका डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है? मैलिक एसिड का। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड को हम आयोनिक फॉर्म में क्या कहेंगे? मैलेट। तो यहाँ पर एंजाइम का नॉमेनक्लेचर यदि हम लोग करें तो यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर करें तो क्या लिख सकते हैं? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो इस मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड से यहां पर आप लोग मित्रों बताएंगे
यहां पर आप लोग बताएंगे मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन होगा तो यहां पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी 4 कार्बन है, सक्सिनिक एसिड में भी 4 कार्बन, फ्यूमेरिक एसिड में भी 4 कार्बन, और ऑक्जेलो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसमें भी यहाँ पर आप लोग बताएंगे कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि यहाँ पर मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन होता है तो मैलिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे। इन हाइड्रोजन आयन को कौन रिसीव करेगा, NAD आयन करेगा, और NAD आयन किस में परिवर्तित हो जाएगा, NADH+ आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो NAD आयन का डिहाइड्रोजनेशन होगा, NAD आयन यहाँ पर N का रिडक्शन हो गया, NADH और H आयन में मैलिक एसिड का हाइड्रोजनेशन होगा, जबकि NAD आयन का यहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ये जो NADH है, ये याद रखेंगे, NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करता है तो यहां पर इससे 3 ATP का निर्माण होता है, 3 ATP बनते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोगों को समझने वाली बात ये है कि अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ में मिलेगा और मिलकर फिर वापस किसका निर्माण करेगा, सिट्रिक एसिड का निर्माण करेगा। अब मैं आपको पूरी क्रेब्स साइकिल का एक ओवरव्यू जो है वो शॉर्टकट फॉर्म के अंदर बता रहा हूं जिससे आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से याद करने में भी सुविधा रहे। बहुत सिंपल सी बात है, सब बोर्ड की तरफ कंसंट्रेट करेंगे। पाइरुविक एसिड, यहाँ पर ये आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बना, सिट्रिक एसिड, इससे आपका क्या बना, सिस एकोनिटिक एसिड बना, सिस एकोनिटिक एसिड से क्या बना आपका, आइसोसाइट्रिक एसिड बना, आइसोसाइट्रिक एसिड से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बना, इससे आपका बना अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, और ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना इससे आपका बना यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बना सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से यहाँ पर बना फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से बना मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से आपका क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये क्रेब्स साइकिल की जो पाइरुविक एसिड का यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग बता सकते हैं, ये पाइरुविक एसिड से आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, अगर हम लोग रिएक्शन को देखें तो पाइरुविक एसिड से आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक, ये इधर जितने भी कंपाउंड है ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, जबकि इधर जो कंपाउंड है ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, और क्रेब्स साइकिल का एकमात्र कंपाउंड जो कि कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। अब हम लोगों को याद रखना है कि कहां पर डिहाइड्रोजनेशन होता है, कहां पर क्या नाम है, यहां पर NAD से NADH बनेगा। तो इनको भी याद रखने का मैं एक तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। पहला काम, हम लोगों को इनको रिएक्शन नंबर दे देना चाहिए। ये रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन नंबर 7, 8, 9 और ये 10 स्टेप। अब देखिए फ्रेंड्स, याद क्या करना है अपने को इवन नंबर दिमाग में रखना है। इवन नंबर के रूप में क्या क्या याद रख सकते हैं हम, इवन नंबर के रूप में हम लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन नंबर 4, 6, 8 और 10। अब हमें याद करना है कि रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन नंबर आपका यहां पर अगर हम लोग बात करें रिएक्शन नंबर 6 और रिएक्शन नंबर 10, ये वो 3 रिएक्शन हैं जहां पर NADH का निर्माण होता है, यहां पर NADH बनता है।
और आपका जो रिएक्शन नंबर 8 है ये वो रिएक्शन है जहां पर आप लोग बताएंगे FADH2 का निर्माण होता है। तो देखिए ये एक छोटा सा अपने को कंसेप्ट दिमाग में रखना है। रिएक्शन नंबर 4, 6 और 10 के ऊपर आपका NADH बनेगा, रिएक्शन नंबर 8 के ऊपर आपका FADH2 का फॉर्मेशन होगा। अब बहुत सिंपल सा तरीका है। अब हम लोग चलते हैं रिएक्शन नंबर 4 पर देखें तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि यहां पर NAD आयन से यहां पर साहब किसका फॉर्मेशन होगा, NADH का। इसी तरह से यहाँ पर रिएक्शन नंबर 6 पर देखें तो यहाँ पर भी बता सकते हैं NAD आयन से क्या बनेगा, NADH प्लस H आयन बनता है, प्लस H आयन बनता है। इसी तरह से रिएक्शन नंबर 10 के ऊपर भी अगर आप लोग देखें तो NAD आयन से यहाँ पर भी NADH प्लस H आयन बनता है। ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिएक्शन नंबर 8 के ऊपर यदि आप लोग देखें तो रिएक्शन नंबर 8 जो है, इस रिएक्शन नंबर 8 के ऊपर आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर FAD आयन से FADH2 का निर्माण होता है। और इसी तरह से एक रिएक्शन नंबर जो 7 है, रिएक्शन नंबर 7 जो है इस पर डायरेक्ट GTP का निर्माण होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं कि रिएक्शन नंबर 7 के ऊपर जो GTP बनेगा वो डायरेक्ट एक ATP बनाएगा, जबकि यहाँ पर 4, 6, 8 और 10 के ऊपर इनडायरेक्ट ATP बनते हैं। मतलब यहाँ पर ATP जो है वो NADH और FADH2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। जब NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेंगे तो ये ATP का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ 7 नंबर के ऊपर आप लोग बता सकते हैं कि साहब GDP से GTP का निर्माण होता है। GTP का फुल फॉर्म ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें ये जो NADH है अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेगा तो इससे मित्रों 3 ATP बनेंगे। इसी तरह से ये भी ETS में जाएगा तो ये भी 3 ATP बनाएगा। इसी तरह से FADH2 अगर ETS में जाएगा तो ये कितने ATP बनाएगा, 2 ATP बनाएगा। NADH अगर ETS में जाएगा तो ये कितने ATP बनाएगा, 3 ATP बनाएगा। तो यदि हम लोग इनको देखें यहाँ पर 3 ATP, 3 ATP, 2 ATP और ये 3 ATP, जबकि GTP डायरेक्ट जो है वो आप लोग बता सकते हैं कि ये भैया 1 ATP के बराबर होता है। GTP इक्वल टू 1 ATP, 1 CTP, 1 TTP, ये सब इक्वल है क्योंकि एनर्जी जो है वो फॉस्फेट के पास होता है, ग्वेनोसिन या एडिनोसिन के पास में नहीं है, फॉस्फेट के पास में एनर्जी होती है। तो GTP कह दो, ATP कह दो, बात एक ही है क्योंकि एनर्जी जो है जो 1 ATP में होगी वही 1 GTP में होगी। तो यहाँ पर अगर अब आपसे कोई पूछे कि क्रेब्स साइकिल के अंदर यदि अब आपसे कोई चर्चा करे कि भाई क्रेब्स साइकिल जो है तो इस क्रेब्स साइकिल के अंदर यहाँ पर टोटल ATP कितने बनेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के अगर एनर्जेटिक्स देखें तो क्रेब्स साइकिल की यदि एनर्जेटिक्स देखें तो क्रेब्स साइकिल के अगर आप एनर्जेटिक्स में देखें तो एक क्रेब्स साइकिल में कुल कितने ATP बनते हैं। अगर मैं एक क्रेब्स साइकिल के अंदर कुल ATP की बात करूं तो मुझे पता है क्रेब्स साइकिल कहां से स्टार्ट होती है, एसिटाइल कोएंजाइम A से स्टार्ट होती है। और मैंने यहां पर देखा कि 3 तो क्रेब्स साइकिल के अगर एनर्जेटिक्स में देखें तो क्या क्या बन रहा है, 3 NADH बन रहे हैं प्लस 2 FADH2 बन रहा है और प्लस क्या बन रहा है, 1 ATP कह दीजिए या आपका मन हो तो आप लोग उसको GTP भी कह सकते हैं। ये एक्चुअल में यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये कुल एनर्जी है जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर बनती है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि 1 क्रेब्स साइकिल यानी एक क्रेब्स साइकिल में, या मैं कह दूं एक एसिटाइल कोएंजाइम A का ऑक्सीडेशन होने पर यहाँ पर जो एनर्जेटिक्स बनेगी वो अगर उस एनर्जेटिक्स की बात करें तो उस एनर्जेटिक्स में मैं कहूँगा 3 तो NADH, 3 NADH प्लस 2 FADH2 प्लस 1 GTP। तो देखिए फ्रेंड्स
जब ये ETS में जाएगा तो यहां पर एक NADH 3 ATP बनाएगा, तो 3 × 3 ATP प्लस एक FADH2 जब आपका ये ETS में जाएगा तो यहां पर भी आप लोग बताएंगे कितने ATP बनेंगे, 2 ATP, तो 2 यहां पर FADH2 एक ही बनता है, FADH2 यहां पर FADH2 एक बनता है, मैं गलती से 2 बोल गया, एक FADH2 बनता है। जब ये जाएगा तो 1 × 2 ATP प्लस 1 GTP जो है वो 1 ATP के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग टोटल अगर एनर्जी देखें तो 9 ATP 9 ATP प्लस 2 ATP प्लस 1 ATP और यहाँ पर टोटल 12 ATP बनते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर देखें तो एक क्रैब साइकिल में कुल ATP जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 12 ATP बनते हैं। अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम A का ऑक्सीकरण होता है या एक क्रैब साइकिल यदि चलती है तो उसके अंदर टोटल 12 ATP बनते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, सटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल जब होगा तब क्या होगा, मैलेट एस्पार्टेट सटल होगा तो उसमें क्या पोजीशन रहेगी, और फिर एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कुल कितने नेट ATP का फॉर्मेशन होगा। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।